आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 10 का, और इस सबक का उन्वान है खाका। बच्चों इस सबक में खाके की तारीफ़ दे रखी है, खाके की तारीख़ दे रखी है, और उर्दू अदब में खाके की हैसियत के हवाले से मुख्तसर मालूमात दे रखी है। सबक के अंदर अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ खाका जो कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर लिखा गया था वो शामिल किया गया है सबक के तौर पर। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम खाके की तारीफ़ हासिल कर चुके हैं, खाका क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, हम पहले हिस्से में मालूमात हासिल करके आगे आए हैं। यहाँ मैं सबक के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम अहमद जमाल पाशा के ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा यहाँ हम अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ खाका कलीमुद्दीन अहमद का मुताला करेंगे, कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत से रूबरू होंगे। और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो खाका कलीमुद्दीन अहमद के हवाले से दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा जिसका उन्वान है अहमद जमाल पाशा का तारुफ। इनका तारुफ हासिल करेंगे हम। अहमद जमाल पाशा बच्चों नए ज़माने के फ़नकार हैं। उर्दू अदब में अपने तंज़ो मज़ाह के लिए जाते हैं, अपनी तनक़ीद के लिए जाने जाते हैं। तंज़ो मज़ाह निगार भी हैं और नक्काद भी हैं, नाकिद भी हैं, और बड़े कद्दावर मज़ाह निगार हैं, बड़े कद्दावर ये नक्काद हैं। आपका मज़ाह आला दर्जे का मज़ाह समझा जाता है और तनक़ीदें भी आपकी बहुत खूबसूरत और मुफीद तनक़ीदें आपकी मानी जाती हैं। उर्दू अदब के अंदर आप जदीदियत के हामी हैं, जदीद अंदाज़ के अंदर आप नस्र लिखते हैं, और उर्दू में जद्दत तराज़ी आपका फ़न रहा है, आपका हुनर रहा है। पैरोडी में आपको महारत हासिल है और अपनी पैरोडी के लिए ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं। अपने रिसाले में पैरोडी नंबर के नाम से कुछ मज़मून इन्होंने लिखे हैं। उन मज़मून की वजह से आपको बहुत शोहरत मिली है, बहुत मशहूर हुए हैं। लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई थी और पटना में आपका इंतकाल हुआ था। यहाँ पर बच्चों हम अहमद जमाल पाशा की ज़िंदगानी के हवाले से ही मालूमात हासिल करेंगे। आपको इस मालूमात को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है और जहन नशी कर लेना है अपने, ताकि अगर आपसे इम्तहानात में इनकी सवाने हयात से मुतालिक कोई सवाल पूछा जाए तो आप बआसानी उस सवाल का जवाब दे दें। शुरू करते हैं हम। आप सने विलादत और इंतकाल देख लें। 1929 में आपकी पैदाइश हुई थी और इलाहाबाद में आप पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश के सन के ऊपर और पैदाइश की जगह के ऊपर भी इख्तिलाफात हैं, इसलिए हम इख्तिलाफात की बात ना करते हुए आपकी किताब के मुताबिक 1929 में इलाहाबाद में आप पैदा हुए और 1987 में 1987 में आपका इंतकाल हुआ, और इंतकाल की जगह है पटना। पटना के अंदर आपका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा है। ये नाम आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि जब इख्तिलाफ होता है तो उस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती। यहाँ सिर्फ हो सकता है कि आपसे पूरा नाम पूछा जाए, असल नाम पूछा जाए। तो अहमद जमाल पाशा का असली नाम है मोहम्मद नुज़हत पाशा। वो इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद आगा शुजाअत हुसैन पाशा ने बाद में अमीनाबाद लखनऊ में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। यानी शुरू में वो इलाहाबाद में थे और उसके बाद आपके वालिद लखनऊ आ गए, आप भी अपने वालिद के साथ लखनऊ आ गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही आपने बीए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। लखनऊ से अवध पंच निकाला शुरू किया आपने, जिसे इसका तीसरा दौर कहा जाता है। अवध पंच अखबार जो लखनऊ से निकाला जाता था, मुंशी सज्जाद हुसैन ने इसको पहली बार निकाला था। 1877 में यह अखबार निकला था और मज़ाहिया मज़मून और मुआशरे की इस्लाह से मुतालिक मज़मून इसके अंदर छापे जाते थे। सियासी मौज़ूआत के ऊपर और फ़नी मौज़ूआत के ऊपर सभी तरह के मौजू इसके अंदर शामिल किए जाते थे। तो बहुत अच्छा अखबार था, बहुत खूबसूरत अखबार था। अवध पंच के नाम से मशहूर हुआ था। 1912 में ये बंद हो गया था, लेकिन बंद होने से पहले इसने कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये इसका तीसरा दौर था जब आपने बंद होने के बाद इसको फिर से शुरू किया। बाद में कौमी आवाज़ अखबार के शोबा इदारा से आप मुंसलिक हो गए यानी उससे जुड़ गए, उसके कामों को अंजाम देने लगे, जिसके एडिटर मशहूर अफसाना निगार हयातुल्लाह अंसारी थे। 1976 में सीवान बिहार मुंतकिल हो गए, जहां ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी और पटना में ही आपका इंतकाल हो गया। यह है बच्चों ज़िंदगानी के हवाले से किस तरह आपकी ज़िंदगानी गुजर हुई, कहाँ कहाँ किस हाल के अंदर आप रहे।
मुख्तसर यहाँ पर मालूमात दे रखी है जिन्हें आपको लिख लेना है। आगे आते हैं अब हम आपकी खुसूसियात कलाम की तरफ। अहमद जमाल पाशा ने 1950 से लिखना शुरू किया। ज़माना तालिब इल्मी में अलीगढ़ के रिसाले स्कॉलर के मुदीर हुए और उसके पैरोडी नंबर की वजह से शोहरत हासिल की। आपका जो नाम हुआ था वो पैरोडी के लिए ही बड़ा नाम हुआ था, बड़ी शोहरत मिली थी। पैरोडी का मतलब है बच्चों किसी मशहूर तख्लीक की मज़ाहिया अंदाज में नकल करना। आपने उस दौर के जो शोरा थे, जो नक्काद थे और जो किताबें थी, मारूफ किताबें थी, उनकी पैरोडी आपने निकाली और बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने उनके ऊपर मजमून लिखे। तो ये पैरोडी नंबर की वजह से आपको बहुत शोहरत मिली थी। अंदेशाए शहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरां, पत्तों पर छिड़काव वगैरह उनके मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं। ये इनकी किताबों के नाम हैं जो बहुत मशहूर हुई हैं और मज़ाहिया मजमून इन किताबों के अंदर आपके शामिल किए गए हैं। ज़राफ़त और तनकीद उनके तनकीदी मज़ामीन का मजमा है। ये आपकी मज़ाहिया किताबें हैं जो ऊपर नाम दे रखे हैं। अंदेशा शहर से लेकर और पत्तों पर छिड़काव तक मशहूर मज़ाहिया किताबें हैं और तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है ज़राफ़त और तनकीद। यहाँ आपने मज़ाहिया अंदाज में तनकीदें की हैं। उनके मशहूर मज़ामीन में अदब में माशाअल्लाह, अब ये मजमून दिए गए हैं जो इन्हीं किताबों के अंदर शामिल हैं। वो जो मशहूर मजमून हैं, जो शाहकार माने जाते हैं, जिनकी वजह से अहमद जमाल पाशा मशहूर हैं, तो उन मजमूनों के बारे में बताया गया है, उनके नाम आपको दिए गए हैं। तो वो अदब में माशाअल्लाह, मुझसे एक चाय की प्याली ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़के, गिल्ली डंडे पर सेमिनार और रुस्तम इम्तिहान के मैदान में अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने बाज़ पैरोडियाँ भी लिखी हैं जिनमें कपूर एक तहकीकी और तनकीदी मुताला, बहुत मशहूर हुई है ये पैरोडी। आपने उस दौर के तख्लीकारों के ज़रिए, उस दौर के मुसन्निफ़ों के ज़रिए तंज़ किया है, उनके लिखने के अंदाज़ के ऊपर, उनकी तख्लीकात के ऊपर, उनके जो तर्ज तहरीर है, अंदाज़ बयान है, उनके ज़रिए आपने, कपूर के ज़रिए आपने उन लोगों के अंदाज के ऊपर तंज किया है और मज़ाहिया अंदाज में तंज किया है। यहाँ पर मकसद मजाक उड़ाना नहीं है, मकसद है इस्लाह का। तो कपूर एक तहकीकी और तनकीदी मुताला, ये पैरोडी नंबर है। यहाँ आपने पैरोडी लिखी है उस वक्त के मुसन्निफीन के नाम से और आमुख्ता बयानी मेरी को बहुत शोहरत हासिल हुई है। आखिरी ज़माने में उन्होंने खाका निगारी की तरफ तवज्जो की। जो हम खाके का मुताला करने वाले हैं ये आपने उम्र के आखिरी दौर के अंदर लिखा है। अहमद जमाल पाशा को अदबी खिदमात के लिए गालिब अवार्ड और बिहार उर्दू अकादमी का अख्तर और एनवी अवार्ड भी दिया गया है। ये वो एजाज़ात हैं जिनसे आपको नवाजा गया है और इस तरह बच्चों आपकी ज़िंदगी गुजर हुई है। यहाँ ज़िंदगानी की हालात से भी हम वाबस्ता हो गए, रूबरू हो गए और आपके कलाम की खुसूसियात भी हमने देखी। कलाम आपका सादा होता था, रवानगी और सलासत आपके कलाम में होती थी, सादा और आसान अल्फाज का आप इस्तेमाल करते थे, कोई मुरक्का साजी और कोई बनावटपन आपके तहरीर में नहीं मिलता था। आसान ज़ुबान में सीधे बोलचाल के अंदाज में वो गुफ्तगू करते थे और आपका तंज़ो मज़ा आपका मैदान था। तंज़ो मज़ा के ऊपर ही आपने ज़्यादातर तख्लीकें लिखी हैं अपनी और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आपने लिखी हैं। यहाँ पर बच्चों खाके के हवाले से भी दे रखा है कि उन्होंने आखिरी ज़माने में खाका निगारी की तरफ तवज्जो की है। खाका कलीमुद्दीन अहमद का हम मुताला करने वाले हैं। खाका मुरक्का साजी या कलमी तस्वीर बना देना कहलाता है। खाके के ज़रिए खाका निगार जिस शख्सियत का खाका बना रहा है उसकी इस तरह से तस्वीर कशी करता है, उसकी खूबियों और खामियों को इस तरह से जाहिर करता है कि हमें वो शख्स नज़र आने लगता है। इसीलिए खाके को कलमी तस्वीर कहा जाता है। यहाँ अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की कलमी तस्वीर खींची है। कलीमुद्दीन अहमद क्या थे, कैसे थे, किस अंदाज में वो चलते थे, किस अंदाज में गुफ्तगू करते थे, दिखते कैसे थे, हर तरह की छोटी से छोटी मालूमात आपने इस खाके के अंदर समेटी है। और इस खाके का जब हम मुताला करेंगे तो हम खुद इस बात को समझ जाएंगे कि कलीमुद्दीन अहमद का कितनी बारीकी से खाका खींचा गया है और कलीमुद्दीन अहमद खुद हमें रूबरू नज़र आने लग जाएंगे। इस अंदाज का ये खाका है। तो सबक के अगले हिस्से के अंदर हम खाके का मुताला करेंगे जो कलीमुद्दीन अहमद का खाका है। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।